कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, एक बार फिर से आपके भूगोल विषय का 5वां अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वर्चुअल कक्षा के माध्यम से जो शिक्षण का ये कार्य चल रहा है, उसके अंतर्गत आपकी पुस्तक का 5वां लेसन पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है और इसके अंतर्गत आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित हो चुके हैं। पाठ प्राथमिक क्रियाओं के नाम से है और मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्रिया मानव की वह क्रिया है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मनुष्य सीधे प्रकृति के संसाधनों से जुड़ करके जो क्रिया करता है, उसी को प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि शिकार है, यानी कि आखेट, और खाद्य संग्रहण है, यानी कि बीन चुन करके तमाम खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करना, पशुपालन है, कृषि है और खनन है। तो पीछे के कुछ बिंदुओं से आप परिचित हो गए हैं और अब महत्वपूर्ण चीज है कृषि, जिसे आज हम लोग अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। कृषि अगर साधारण शब्दों में, सामान्य शब्दों में कहा जाए कि कृषि क्या है, तो सामान्यतः विभिन्न फसलों का बोया जाना, इसे ही हम कृषि कहते हैं। विभिन्न फसलों का बोया जाना। अब विश्व में विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना सामान्य नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि दुनिया के हर भाग में हर प्रकार की खाद्य सामग्री को नहीं बोया जा सकता। ये वहाँ के भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है, सामाजिक और आर्थिक विविधता पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन सी फसल अच्छे ढंग से उत्पादित की जा सकती है। तो इसी विविधता के अनुरूप कृषि का उत्पादन किया जाता है विश्व के अलग अलग प्रदेशों में, और इसी कारण से कृषि का जो उपज है या कृषि की जो उत्पादन संरचना है, वो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है। तो हम कृषि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन इस लेसन में करेंगे और इसमें से जो पहला बिंदु हम लोग लेने जा रहे हैं वो है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या है, पहले आप ये जान लें। स्थानीय स्तर पर लोगों के मांग की पूर्ति जिस कृषि के माध्यम से की जाती है, उसे हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय उत्पादनों का संपूर्ण या लगभग उपयोग कर लेते हैं, ऐसे कृषि क्षेत्र को हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो कृषक रहते हैं, वो इतना उत्पादन कर लें कि उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। विशेष रूप से इसमें फसल इतनी नहीं बच पाती है कि उसे व्यापारिक या वाणिज्यिक दृष्टि से उसका व्यापार किया जा सके या आसपास के क्षेत्रों में उसको भेजा जा सके। तो लगभग संपूर्ण जो उत्पादन होता है, उसका उपयोग वहां के स्थानीय कृषक और उनका परिवार कर लेता है। इसी को हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। निर्वाह कृषि भी दो तरह की है। एक है आदिकालीन निर्वाह कृषि, दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। तो हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम आदिकालीन निर्वाह कृषि की बात करते हैं। इसको हम स्थानांतरण कृषि का नाम भी देते हैं, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरण का मतलब आप समझ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी एक स्थान पर खेती और कुछ दिनों बाद फिर दूसरे स्थान पर खेती। इसी को हम स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम देते हैं। इस प्रकार की कृषि आदिम जातियों में पिछड़े लोग किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है
कि ये सिस्टम यानी कृषि का यह तरीका आज समाप्त हो गया। आज भी कुछ पिछड़े हुए इलाकों में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि है, ये आज भी विश्व के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। विशेष रूप से अगर हम बात करें अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो यहाँ के कुछ जंगली क्षेत्रों में इस प्रकार की निर्वाह कृषि यानी स्थानांतरण कृषि आज भी की जाती है। इस कृषि की विशेषता यह है बच्चों कि जंगल के कुछ हिस्सों को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है। जब जंगल जल जाता है तो उसकी जो राख होती है उसको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। ये जली हुई जो राख होती है वो मिट्टी में मिल करके एक प्रकार के नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है, यानी एक प्राकृतिक खाद का काम करती है। और चूंकि जंगल को काट कर या जला के साफ किया जाता है और तब खेत तैयार किया जाता है, इसलिए हम इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है बच्चों जलाना। तो इस कृषि को किस नाम से जानते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि। ये छोटे छोटे जो बिंदु आते हैं बीच बीच में, आपको इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये खेती कैसे की जाती है। तो आपने देखा कि पहले तो काट कर जंगल को जला करके साफ कर लिया जाता है, खेत को थोड़ा मोड़ा समतल बना लिया जाता है, और कृषि का तरीका बेहद पुराना है, यानी वही पुराने मामूली औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, खुरपी और फावड़ा। तो इस तरीके से बहुत आदिम तरीके की कृषि ये होती है। जब कुछ समय बीत जाता है, जैसे 3 से 5 साल जब बीत जाता है, तो कृषि की यानी कि खेतों की उर्वरा शक्ति घट जाती है। तो जब खेतों की उर्वरा शक्ति घट जाती है और फसल कम होने लगती है, तब यहां के लोग यही प्रक्रिया बगल के क्षेत्र में जाकर दोहराते हैं, यानी फिर से एक नए जंगल को या एक नए जंगल के कुछ हिस्से को फिर से काटा जाता है या जलाया जाता है, और फिर से वहां पे खेत तैयार करके कृषि शुरू की जाती है। तो इस तरीके से 3-3, 4-4 साल पर भी अपने खेतों को बदलते रहते हैं, जंगलों को काट कर जलाकर साफ करते रहते हैं, और बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चूंकि ये खेतों को बदल देते हैं, इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस कृषि के साथ बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसान या कृषक के जीवन में स्थायित्व नहीं होता, यानी एक स्थान पर रह करके और सामान्य ढंग से जैसे आज विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की जाती है, वैसा इन कृषकों के जीवन में संभव नहीं हो पाता है। साथ ही साथ चूंकि आदिम तरीके से खेती होती है तो उत्पादन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि हमेशा जंगलों को जलाया जाता है, वनस्पतियों को जलाया जाता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण की समस्या होती है, पर्यावरण के सामने और भी समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कृषि आज के दौर में उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम आदिकालीन जनजातियां आज भी इस कृषि पर निर्भर करती हैं। और जैसे जैसे ये फसल के खेतों का बदलाव होता रहता है, वैसे वैसे खेत की उर्वरा शक्ति घटती जाती है। तो जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल पर खेतों की उर्वरा शक्ति घटने से वो शिफ्ट करते हैं, बदलते हैं, बाद में ये चक्र और छोटा हो जाता है, यानी 2 साल, फिर हर साल जो है खेत इतने अनुपजाऊ हो जाते हैं कि किसान को एक खेत को बदल करके दूसरे तरफ फिर जाना पड़ता है। तो इस तरह समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि का अलग अलग नाम भी है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊं आपको, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इस प्रकार की कृषि को मिल्पा कहा जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग बोला जाता है, लादांग। इसी प्रकार भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में आज भी इस प्रकार की खेती कुछ क्षेत्रों में होती है, जिसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। जी हां, झूम खेती। और वियतनाम में इसको रे और ब्राजील में रोका कहा जाता है। तो आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में इस कृषि को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जैसे अरुणाचल, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती होती है, इसे झूम खेती कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए प्रश्न कि झूम कृषि या झूम खेती किसे कहते हैं, तो आप यही लिखेंगे कि भारत के उत्तरी पूर्वी कुछ क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर साफ करके किसान खेती करते हैं, और उसके बाद जब खेत की उर्वरा शक्ति घट जाती है तो वो उन खेतों को बदल देते हैं, यानी नए जंगल के कुछ क्षेत्र जला करके फिर से खेत तैयार करते हैं और इस प्रकार स्थानांतरण कृषि करते हैं। इसी को भारत के इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को झूम खेती के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा। यहां मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहूंगा। पिछले साल मैं कक्षा 12 बोर्ड की कापियां चेक कर रहा था। यह प्रश्न उसमें पूछा गया था लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत कि झूम कृषि किसे कहते हैं। एक लड़के की कापी जांचते समय मुझे बड़ा मजेदार उत्तर मिला। लड़के ने लिखा था कि जब किसी खेत में लहलहाती फसल खड़ी रहती है और हवा चलने पर वो झूमने लगती है तो इसको झूम खेती कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के उत्तरों से सदैव बचिएगा। ये मनोरंजक पूर्ण उत्तर आपको अंक नहीं दिला सकता, इसलिए जो मैं अपने लेक्चर के माध्यम से बता रहा हूं, एक एक शब्द पर विशेष ध्यान दें और उत्तर उसी के अनुसार लिखें। ठीक है, तो आप आदिकालीन निर्वाह कृषि से परिचित हो गए। निर्वाह कृषि का जो अगला ढंग है वो है गहन निर्वाह कृषि। जी हां बच्चों, ये गहन निर्वाह कृषि क्या है, अब हम लोग इसको जानते हैं। जो आपकी गहन निर्वाह कृषि है, ये खास तौर से मानसूनी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य होता है विशाल जनसंख्या का पोषण। जैसा कि मैंने कहा कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों, खास तौर से जो मानसूनी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, वहां यह खेती उपयोग में लाई जाती है और उद्देश्य वही है कि विशाल जनसंख्या का पोषण। इस तरह की कृषि में सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं, भूमि का गहन उपयोग होता है और बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यद्यपि ये इतना बड़ा पैमाना नहीं होता कि हम विस्तृत वाणिज्यिक कृषि के रूप में इसको शामिल करें, फिर भी आदिकालीन निर्वाह कृषि के तुलना में देखा जाए तो उससे ये थोड़ा अच्छे ढंग से कृषि की जाती है। इसमें कृषि करने के भी दो प्रकार हैं, मैंने यहां लिख रखा है। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो पहला है वो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। मैंने थोड़ा सा लिखा है, इसको आप हेडिंग देंगे तो होगा ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान का मतलब क्या हुआ? चावल प्रधान का सीधा सा अर्थ है कि यहां जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसमें चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है। समझ रहे हैं ना, चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है। इस चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के जो खेत होते हैं उनका आकार छोटा होता है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इस तरह की खेती में किसान का पूरा परिवार, यहां तक कि महिलाएं और बच्चे भी लगे हुए रहते हैं। इस तरह की कृषि में मानव श्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने अपने देश में भी चावल की खेती को देखा है। चावल की खेती अलग से विशेष मेहनत चाहती है। आपने देखा होगा, यहां जुलाई अगस्त के महीने में जब पर्याप्त वर्षा हो जाती है,
उसके पहले ही खेत के एक कोने में बेहन डाला जाता है। बेहन का मतलब होता है बीज, यानी धान के बीज एक थोड़े से क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं। तो वो जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं और खेतों में पानी भर जाता है तो उन बेहनों को वहां से उखाड़ करके और छोटी छोटी पर्याप्त दूरी को देते हुए और उसी खेत में जिसमें पानी भरा रहता है रोपा जाता है। रोपण का यह कार्य बहुत ही मेहनत वाला होता है, लगातार झुक कर कार्य करना पड़ता है। आपने देखा होगा इस कार्य को महिलाएं बड़ी दक्षता से भारत में करती हैं। अभी अभी मैंने कहा कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में कृषक का पूरा परिवार लगा होता है। तो इस प्रकार खेतों में पौधों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोपा जाता है। पानी से भरे हुए खेतों में आप खुद सोचिए कि कीचड़ भरे हुए खेतों में घुटने घुटने पर पानी में किस तरीके से श्रमिक खड़े होकर के लगातार झुक करके और इन पौधों को वो रोपते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये बहुत ही मेहनत की खेती है जो चावल प्रधान निर्वाह कृषि है। कटाई और उसके बाद धान के बीजों को पौधों से अलग करना, यह सब भी अतिरिक्त श्रम मांगता है। उत्पादन अगर हम प्रति इकाई यानी खेतों के संदर्भ में प्रति इकाई अगर उत्पादन की बात करें तो हम देखते हैं कि उसकी उत्पादन प्रति इकाई अधिक होता है। लेकिन कृषकों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। इसलिए चावल की खेती सिर्फ निर्वाह तक ही सीमित रह जाती है, यानी कृषक और उसके परिवार भर का उत्पादन हो पाता है। अब हम बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत अपने दूसरे बिंदु यानी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित का मतलब भी आप समझते हैं, जिसमें चावल नहीं होता, यानी इस प्रकार की खेती में चावल नहीं होता, कुछ अन्य फसलें होती हैं। उन अन्य फसलों को जानने से पहले आप जान लें कि कौन कौन से इलाके, कौन कौन से क्षेत्र दुनिया में हैं जहां चावल रहित निर्वाह कृषि की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मानसून एशिया के अनेक भागों में यह खेती होती है, खास तौर से उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान। ये क्षेत्र गेहूं और सोयाबीन के साथ साथ जौ और एक सोरपन नाम की का अनाज होता है, ये यहां पे अधिक होता है। इसी तरह भारत में सिंध और गंगा के पश्चिमी मैदान में गेहूं, दक्षिणी पश्चिमी शुष्क भूमि में ज्वार बाजरा अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसूनी एशिया के अनेक भागों में उच्चावच यानी कि जो धरातल है, वहां की जलवायु, मिट्टी और अन्य भौगोलिक तत्वों में, कारकों में बहुत भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इन क्षेत्रों में धान की फसल होना संभव नहीं है। इसलिए अधिकतर इन क्षेत्रों में चावल और कुछ अन्य गेहूं और कुछ अन्य फसलों का उत्पादन होता है। अधिकतर विशेषता इसकी चावल प्रधान गहन कृषि की भांति ही होती है, लेकिन अंतर यह होता है कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। वहां मानसूनी वर्षा पर सारा काम होता है, लेकिन यहां गेहूं की खेती को सिंचाई लगानी पड़ती है। तो इसलिए ये चावल रहित कृषि जो है ये भी गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत है और ये थोड़ा ज्यादा लोगों का पेट भर सकने में सक्षम होती है। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं ये गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही है, तो ये भी वहां के क्षेत्रीय कृषकों के निर्वाह भर का ही उत्पादन दे पाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोपण या बागाती कृषि। हम इस बिंदु पर आते हैं, रोपण या बागाती कृषि ये क्या है? बच्चों, रोपण या बागाती कृषि एक फसली कृषि है, यानी साल भर में हम सिर्फ एक फसल इससे ले पाते हैं। कृषि का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है इसमें,
बहुत बड़े आकार के खेत होते हैं। और खेत क्या होते हैं? बाग होते हैं। इन्हें हम खेत ना कर बाग, इसलिए इसमें देखिए बागाती कृषि का नाम भी आया हुआ है। ये बाग होते हैं। मैं आपको बताऊं, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, केला, अनानास, ये जो कुछ नाम मैंने लिए हैं, ये खेतों में न होकर इनकी खेती पौधा लगा करके बड़े बड़े बागानों में, फार्म हाउस में की जाती है। इसीलिए इसको रोपण या बागाती कृषि कहा जाता है। इस तरह की खेती में बहुत अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। और जब अधिक पूंजी लगती है, अच्छा प्रबंधन होता है और तकनीकी और वैज्ञानिक ढंग से देखभाल होती है, तो उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और कृषि क्षेत्रों से जो अनाज में जितना कृषक को फायदा नहीं होता, उतना अधिक, उससे कहीं अधिक फायदा इस रोपण या बागाती कृषि के कृषकों को होता है। और अगर उस क्षेत्र में सस्ते श्रमिक मिल जाएं और उन्नत यातायात के साधन जो बाजार से जुड़े हों, ये हो जाए, तो समझ लीजिए फिर सोने पर सुहागा, यानी कि और ज्यादा लाभकारी हो जाती है इस तरह की खेती। अब मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं कि इस तरह की खेती की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की, और उसको उन्होंने यूरोप में नहीं शुरू किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोपीय देशों ने दुनिया के कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, यानी अपना गुलाम बनाया, उस पर राज किया। हम भी इंग्लैंड के उपनिवेश थे। इसी तरीके से विश्व के कई देशों को इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, अपने उपनिवेश में, यानी अपने उन देशों में जिसको उन्होंने गुलाम बना रखा था, वहां उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने अधिक लाभ के लिए कृषि के एक नए रूप की शुरुआत की, जिसको हम रोपण या बागाती कृषि कहते हैं। आप जानते हैं, दुनिया को गुलाम बनाने वाले इन राष्ट्रों में ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सब भी थे। तो लगभग सभी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में नई नई फसलों को इस रोपण विधि से बो करके अतिरिक्त लाभ लेने का प्रयास किया। मैं कुछ उदाहरण आपको यहां पे देना चाहता हूं। फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ, यह भी काफी जैसा ही एक पदार्थ होता है, तो कॉफी और कोकोआ का उत्पादन फ्रांस ने शुरू कराया था पश्चिमी अफ्रीका में। इसी प्रकार ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन कराया था। इसी प्रकार जो पश्चिमी द्वीप समूह है, वहां पर गन्ना, केला, खासतौर से मलेशिया में रबड़, ये सब भी ब्रिटेन ने इन उपनिवेशिक देशों में इनका उत्पादन इसी तरीके से, यानी रोपण विधि के माध्यम से शुरू कराया था। स्पेन ने भी अमेरिका में, और फिलीपींस ने नारियल और गन्ना, हालैंड ने इंडोनेशिया में गन्ना का उत्पादन अपने स्तर से शुरू कराया था। और इससे कृषकों को तो लाभ हुआ ही, लेकिन असली लाभ उस देश की सरकारों को हुआ जिन्होंने कृषि का एक नया रूप वहां प्रयोग में लाए। ठीक है, वर्तमान समय में फसलों के बागान पर देश की सरकार या नागरिकों का स्वामित्व है, यानी सारे देश अब आजाद हो चुके हैं, लेकिन खेती जो वहां के स्वामित्व वाले देशों ने शुरू की थी, वो खेती आज भी फल फूल रही है। और अब उसका लाभ वहां की सरकारें और वहां के जो सामान्य नागरिक हैं, जिनके हाथों में इन बागानों की बागडोर है, वो लोग इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि आज भी कुछ दूसरे देश अभी भी इनका कुछ विशिष्ट बागानों पर कब्जा है और उस आय का फायदा उनको होता है। मैं आपको यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं, उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। यह आपको याद रखना होगा, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बागान जो ब्राजील में पाया जाता है,
ब्राजील, जो कॉफी का बगान, ब्राजील आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। तो वहां पे जो बगान होते हैं कॉफी के, कहवा के, उसको हम फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा के कुछ हिस्सों पर आज भी कुछ यूरोपीय देशों का कब्जा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राजील, ये जो यूरोपीय देश थे, इन्होंने अपने औपनिवेशिक देशों में विभिन्न प्रकार की फसलों का एक नया रास्ता बनाया, एक नए ढंग की कृषि प्रारंभ की, जिसका लाभ आज भी ये देश उठा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे के जो बिंदु हैं उन पर अब हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है।